वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड, आज हम एक और केस डिस्कस करेंगे। ये केस एलोपेशिया एरियाटा का केस है। और इस ये 10 से 12 साल के एक बच्चे का केस है, जिसका फॉलोअप मैंने अभी कुछ दिन पहले डाला था। जिसके फादर उसको पास में बिठाकर उसके बारे में बता रहे थे कि हम 1 महीने पहले आपके पास आए थे और ये ट्रीटमेंट लिया था। तो ये बच्चा अब एलोपेशिया एरियाटा में से पूरी तरह ठीक हो चुका सिर्फ 1 महीने में। तो आज हम इस केस को डिस्कस करेंगे कि मैंने उसको क्या मेडिसिन दिया और कैसे दिया। और आज के केस में हम ये भी एक चीज़ देखेंगे कि कई बार केसेस में हम रेमेडीज़ की जो एक बॉक्सेस बना लेते हैं, एक उसकी इमेज क्रिएट कर लेते हैं दिमाग में कि ये रेमेडी ऐसी। बट कई बार ऐसी केसेस निकलते हैं हमारे जिसमें कोई रेमेडी का शेड आपको दिखता नहीं, कोई कोर फीलिंग नहीं दिखता उसका। तो ये केस उसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जब अच्छे केसेस, बड़े केसेस होते हैं थोड़े से, तो उनमें आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आती है। तो ये केस उस बच्चे का है। और इसके बाद हम और कुछ केसेस देखेंगे जिसमें हमको रेमेडी की बिल्कुल भी फील नहीं, जिसके बारे में हमने ऐसा सोच रखा है कि ये रेमेडी ऐसी, बट वो जस्ट अपोजिट आई। तो रेमेडी की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और वो उस स्टेजेस के साथ में आती है। तो हमें केस का कोर और उसकी मॉर्बिडिटी पकड़नी होती है। बच्चों में जनरली कई बार ऑब्जर्वेशन पे ही आपको ये समझना होता है कि क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कभी गलत नहीं होता है ना। तो ऑब्जर्वेशन पे मेडिसिन देना होता है। ये केस ऑब्जर्वेशन का है और ऑब्जर्वेशन पे ही इसको मेडिसिन दिया गया है। तो 12 साल का बच्चा है, तो मेरे पास बैठ सकता अकेला। तो मेरा मैक्सिमम केस टेकिंग बच्चे के साथ अकेला होता है, अगर वो बोल सकता है तो। अगर नहीं बोल सकता है, छोटा है, तो फादर को पास में बिठाता हूँ मैं। अभी कुछ समय पहले मैंने यूट्यूब पर बच्चों के 3 वैरायटी के केसेस शेयर किए थे, जिसमें से एक ही वैरायटी उसमें आपको मिलेगी, जाकर देखेंगे आप तो। क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं इस स्टेज में। तो मुझे ये समझ में आने लगा है कि इस वैरायटी के बच्चे इस रेमेडी के होते हैं। तो ये बच्चे को उसके फादर मेरे पास लेकर आए और मेरे पास बिठा, और ये बच्चा बाहर से ही रो रहा है। बाहर से ही काफ़ी रो रहा है कि मेरे को नहीं जाना, मुझे इंजेक्शन लगाएंगे, बहुत इंजेक्शन, और बहुत डर रहा है वो इंजेक्शन की वजह से, हद से ज़्यादा। उसके फादर लाइक नहीं लगाएंगे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है बेटा, देखेंगे तो क्या क्या कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जहाँ बच्चे से डरते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो चैम्बर में आने के बाद में उसके पेरेंट्स को बाहर करने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि मुझे एक स्टेज पता चले पेशेंट की किस कंडीशन में है, क्या नहीं है। तो उस बच्चे को उसके फादर ने यहाँ बिठाया बड़ी मुश्किल से, और बोल के गए, उठना मत यहाँ से, हो बच्चे हो, उठ के जाना मत यहाँ से, भगवान ध्यान रखना, ऊपर बाहर आएगा तो मारूंगा बहुत जोर से। ये उसके फादर बोल कर गए उसको, और वो बच्चा मेरे सामने बेटा ऐसे 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 संकोच रहा है, बोल नहीं रहा है। मैंने कहा बेटा नाम बोल तेरा, दीपक। बोलने में उसको बड़ा संकोच हो रहा, बहुत घबरा रहा है बोलने में, शब्द बाहर नहीं निकल रहे उसके, और वो डर रहा। तो मैंने कहा कि बेटा और क्या हो रहा, बीमारी, नहीं बोलना, नाम बड़ी मुश्किल से बोला, सरनेम बड़ी मुश्किल से बोला। तो मुझे ऐसे टाइम पे मुझे ये उसके दिमाग में साफ लग रहा मुझे कि इसको कहीं ना कहीं इंजेक्शन का डर है, बट अब मुझे वो इंजेक्शन का डर बाहर लाना है कैसे भी करके। तो जनरली जो मेरे जो फ्रेंड वगैरह मुझे जानते हैं कि मैं काफ़ी पेशेंट को, बच्चों को डरा देता हूँ कई बार। तो मैंने एक इंजेक्शन निकाल कर उसके टेबल पे रख दिया कि चलो भैया आप तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा आपको। तो वो बच्चा रोने लग गया जोर जोर से। टेबल वहीं मेरे सामने चेयर पे खड़ा हो गया, और खड़ा होकर बस कंटिन्यू। मैं इस बच्चे को देखना चाहता था कि, और मैंने इस केस में अच्छा खासा टाइम लिया, 7 से 8-10 मिनट लिया, जबकि रेमेडी शुरू के 2-3 मिनट में हो गई थी। कंटिन्यू बच्चा रो रहा है, फादर बाहर है, फादर को बोला और आगे जाओ, दिखना ही नहीं चाहिए इसको बिल्कुल भी।
पर फादर इसको डरा के गए कि बाहर निकला तो मारूंगा अगर भाग के आया तो ये बच्चा फादर की वजह से गया भी नहीं और मैंने इंजेक्शन बाहर निकाल दिया कि चलो अब तो इंजेक्शन लगाएंगे। मैं उसके सामने भर भी रहा, डिस्टिल वाटर रख के मैंने उसके सामने भरना शुरू किया, चलो बेटा पलटो। वो लड़का खड़ा हो गए वहीं पे रो रहा, अपनी जगह पे ना हिल रहा डूल रहा, बस वहीं रोए जा रहा, पर भाग नहीं रहा। गेट खुला है, बच्चा भागा ही नहीं। तो ये इस केस की मॉर्बिडिटी है कि भैया भाग जा, तो कोई इंजेक्शन से डर लग रहा है, तू बाहर से रोता हुआ आ रहा है, भाग जाना। नहीं भागा। ये चीज़ मैंने पहले भी बहुत केसेस में देखी है, और जब मुझे फर्स्ट टाइम ये रूब्रिक मुझे सीखने को मिला था तो इससे मेरे दिमाग से 2 रेमेडी को रूल आउट करना बहुत ईजी हो गया। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में वही स्ट्रामोनियम हाइसाइमस टाइप की रेमेडी आएंगी दिमाग में, बट क्या स्ट्रामोनियम होता तो वो हमारे कमरे तक इतनी देर रुकता? क्या हाइसाइमस रुकता? ये रुक रही है, ये रुकने वाली रेमेडी है। ये ऐसी रेमेडी है जो डर की वजह से भाग नहीं रही, सिर्फ रो रही है। यही इस केस की मॉर्बिडिटी है, यही इसका मॉर्बिड रूब्रिक यहाँ से निकालना है हमको कि ये भागा क्यों नहीं, ये भागा क्यों नहीं। तो मैंने काफ़ी टाइम तक उसको इंजेक्शन भरा करा धरा, मुझे जितना टोटल उसको डराना था हर प्रकार से डराया, पर बच्चा नहीं भागा। बच्चा टच के मत नहीं हुआ, हिला तक नहीं। गेट खुला, फादर बाहर, बिल्कुल सारे मतलब कहते ना कि सारी चीज़ तैयार है। मैंने कॉटन तक मंगवा लिया, लड़के से बोल करते भाई कॉटन लगा दे फटाफट। मैंने पूरा ऐसा माहौल बना के रख दिया कि भैया मुझे तुझे इंजेक्शन लगाना है, बट बच्चा नहीं भागा तो नहीं भागा। इंजेक्शन से डर लग रहा है उसको, भाग नहीं रहा है। फादर की बात मान के बैठा हुआ यहाँ पे, हिम्मत नहीं भागने की। तो इस केस का सबसे पहला रूब्रिक जो क्लिनिक के एंट्री होते थे उसको दिखा मुझे, और मेरे आंखों के सामने भी दिख रहा है। फिर इंजरी बीइंग इंजर्ड, उसको इंजेक्शन का बहुत डर है, बहुत डर है उसको इंजेक्शन का। ये बहुत ओवर द टॉप जा रहा है, ये अति में दिख रहा है हमको। उन बच्चों में सब में होती है, बट ये बहुत ओवर है, बहुत रो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है इंजेक्शन की वजह से। बहुत प्रोमिनेंट रूब्रिक दिखता है यहाँ पे, फिर इंजरी बीइंग इंजर्ड। सेकेंड, जब वो बच्चा मेरे पास कमरे में आया और उसे नाम पूछा तो दीपक, ये टिमिडिटी उसकी, सी द टिमिडिटी इन दिस चाइल्ड। उससे उसका नाम नहीं निकल रहा, वो संकोच के मारे बोल नहीं पा रहा, इतना उसको उसका टिमिड नेचर है। सेकेंड रूब्रिक प्लेन टिमिडिटी। थर्ड रूब्रिक उसके फादर ने बोला उठ के जाना मत यहाँ से हो, और उसने उसके पापा की बात मान ली और उसके बाद उठ के नहीं गया। दैट इज यील्डिंग डिस्पोजिशन। थर्ड रूब्रिक यील्डिंग डिस्पोजिशन, उठ के भगने की हिम्मत नहीं है बच्चे के अंदर। भग जा भैया, किसने मना किया? दैट इज कोवार्डिस नेचर। तो फोर्थ रूब्रिक कोवार्डिस, बच्चे का नेचर कोवार्डिस है, वो फाइट बैक नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, एस्केप नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत ही नहीं है। पापा बोल के गए तो गए ही नहीं भाग के, अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेना ही नहीं आता उसको, उसमें हिम्मत ही नहीं है तो भाग जाए। वरना आप हायर स्ट्रामोनियम को नहीं रोक सकते। हायर फियर बिट्रेड, धक्का देके भाग जाएगा। स्ट्रामोनियम बिल्कुल वायलेंट हो जाएगा। आप स्ट्रामोनियम और हायर के एक्शन को देख के डर जाएंगे। स्ट्रामोनियम को तो कई बार लोग 4-4 टांगे पकड़ के लेके आते हैं, इतनी ज़्यादा उसकी कहते हैं ना कि वो इतनी डिलीरियम स्टेट में चला जाता है इंजेक्शन के डर की वजह से। हायोसाइमस तो जैसे उसको पता लगा आएगा, आपको देखेगा, अलर्ट देखेगा, भापेगा, उसको पता चलना कि भाई यहाँ इंजरी है, भाग जाएगा। फिर वो पिताजी किसी की नहीं सुनेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, वो किसी की गोद में नहीं जाएगा। उसको मालूम है कि पिताजी के पास गया तो पिताजी पकड़ के इंजेक्शन लगवा देंगे। तो हायोसाइमस कभी किसी के पास जाके खड़ा नहीं होता। हायोसाइमस अपने माँ बाप पे भी विश्वास नहीं करता। स्ट्रामोनियम ऐसी दौड़ लगा देगा, बाहर से अंदर ही नहीं आएगा, क्योंकि हायोसाइमस तो फिर भी हाई स्पिरिटेड है ना, अपनी हाई स्पिरिट करके वो यहाँ तक आ जाएगा। और फिर वो उसकी क्यूरियस और सस्पिशियस नज़र देख कर, खतरे को भाप कर फिर भाग जाएगा। तो ये दोनों रेमेडी यहाँ से रूल आउट होती है, दोनों भागने वाली रेमेडी है। ये भाग नहीं रही है, ये रो रही है सिर्फ।
तो आखिरी रूब्रिक जो सबसे प्रोमिनेंट रूब्रिक जो मैंने एक केस से सीखा था और बाकी कई केसेस मैंने अप्लाई किया। जो बच्चे डर के मारे आपके चैम्बर में सिर्फ रोते हैं, एक्शन नहीं लेते, भागते नहीं हैं, खड़े खड़े बस वहीं खड़े खड़े रोते रहते हैं, भागते नहीं हैं, तो रूब्रिक इज वीपिंग फियर फ्रॉम। सो मेनी केसेस इस रूब्रिक से मेरे निकले हैं। लास्ट में मैंने हमारे जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें मैंने अर्टिकेरिया के केसेस डिस्कस किए हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के डिस्कस किए हैं। एक बच्चे को दोनों पैरों में एक्जिमा था, उसका केस डिस्कस किया। ये एलोपेशिया एरिएटा का केस डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। और बहुत सारे केसेस डे टू डे लाइफ में बहुत सारे केसेस हैं जिसमें वीपिंग फियर फ्रॉम रूल बहुत हेल्प करता है। और मैं जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, मुझे उम्मीद है कि इस रूब्रिक से आपके पास एक तीसरी रेमेडी ऐड हो चुकी है। आपके कहते हैं ना कि तर्कश में तीर होते हैं, वैसे ही आपके खजाने में एक और रूब्रिक आया जिसकी वजह से आप एक ऐसी तीसरी रेमेडी गेस कर पाएंगे कि सामने से बच्चा अगर नहीं भाग रहा है तो फिर रेमेडी क्या होगी। द रेमेडी इज कालिकार। हम सोच नहीं सकते कि इतनी डॉगमेटिक, इतनी कन्फर्मिज्म से हम इस रेमेडी को पकड़ते हैं। लकीर के फ़कीर होने वाली रेमेडी को हम मानते हैं इस रेमेडी को, और वो फियरफुल कंडीशन में इस टाइप का बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि हमने केस की सिचुएशन को देखा, उसकी मॉर्बिड कंडीशन को देखा, जो कॉमन नहीं था। ये अनकॉमन है ना, कॉमन होता तो बच्चा भाग जाता। वो भागे तो भी हमारे पास रेमेडी, नहीं भागे तो भी हमारे पास रेमेडी है। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन में मेडिसिन है। सो ये इसका अनकॉमन पिक्यूलर था कि वो डर की वजह से सिर्फ रो रहा था, भाग नहीं रहा था। मैंने कालिकार 200 की 5 डेज के डोज दिए बीडी में, और उसके बाद एसएल कंटिन्यू करवाया, उसके बाद कोई डोज रिपीट नहीं करवाया, और बच्चे के सारे बाल आ गए। मैं डबल से पिक नहीं डाल सकता इस केस के अंदर, क्योंकि फिर वो कॉपीराइट इशू आता है। आप कोशिश करूँगा लिंक डाल दूँ, वरना आप मेरे एलोपेशिया एरिएटा के केस को कुछ दिन पहले डाला, उसको जाके देखिए, पूरे बाल उस बच्चे के, उसके फादर साथ में बैठ के उसका पूरा बता रहे कि ये समस्या थी, वो थी। तो ये हमको केस के अंदर क्या लेना है, क्या चीज़ अनकॉमन है, उस पर ही हमको प्रिस्क्राइब करना है। बहुत अच्छे से केस निकलते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये थर्ड जो सिचुएशन मिला है आज कालिकार का, ये आपको कई केसेस में हेल्प करेगा। हर जगह हमारे दिमाग में वो स्ट्रामोनियम, हायोसाइमो जैसी रेमेडी रूल आउट होने शुरू हो जाएंगी। हम ईजिली पता लगा पाएंगे कि यार ये स्ट्रामोनियम नहीं हो सकता, ये हायोसाइमो नहीं हो सकता, ये कुछ और हो सकता है। तो अब से आप तीसरी रेमेडी अगर नहीं भागती है वो आपके चैम्बर से, और उसके लिए आपको ये सिचुएशन पैदा करना पड़ेगा। आपको उसके फादर को बाहर करना पड़ेगा। अगर आपको कालिकार पकड़नी है, मुझे जहाँ कालिकार की खुशबू आने लगती है, मैं आईपीआर को बाहर करता हूँ। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी कि ये कालिकार भी है, क्योंकि उसका कोवर्ट नेचर, उसका यील्डिंग डिस्पोजिशन, वो उसकी टिमिडिटी आपको अकेले में पकड़ में आएगी और वो भागेगी नहीं। देन यू डिसाइड द कालिकार। पेरेंट्स पास में हैं और आप कालिकार देने की सोचोगे, पॉसिबल नहीं है। उसको आप और अनकंफर्टेबल स्टेज में डालिए। पास में होगा तो क्लिंग करेगा, तो आपकी रेमेडी बदल गई। आप इस वीपिंग फियर फ्रॉम रूब्रिक तक नहीं जा पाएंगे। बाहर करिए आईपीआर को, और फिर इंजेक्शन का डर बताइए। फिर बच्चा जब रो के भागता नहीं है तो आपका ये रेमेडी क्लियर होगा। तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे इन रेमेडीज़ को पकड़ने के लिए। तो पहले जनरल केस टेकिंग होती है, और कहीं ना कहीं आपको कुछ चार्ट पे ऐसा कुछ लगता है तो, और जनरली हमेशा आप बच्चे से कुछ बात करने के बाद में एक बार आईपीआर को बाहर कीजिए। कहीं ना कहीं उसका डर कुछ ना कुछ तो बाहर आता है, कुछ तो डिस्कम्फर्ट समझ में आता है आपको सामने, जिससे आप रेमेडी पर आसानी से पहुंच जाते हैं, और आपको ये समझ में आता है कि इस सिचुएशन में ये रेमेडी कैसे रिएक्ट करती है, और वहाँ से फिर आपको केस में एकदम क्रक्स पकड़ में आता है। तो आज आपके लिए केस कालिकार का। नेक्स्ट फिर हम एक और एलोपेशिया एरिएटा के केस के साथ में मिलेंगे। उसमें भी हमने ऐसे ही किसी रूब्रिक को पकड़ कर मेडिसिन दिया, क्योंकि चाहे जितनी आप फील्ड पढ़ें, चाहे जितने आप रेमेडीज़ का कोर पढ़ लें, फिर भी आपको केस में तो देखनी मॉर्बिडिटी ही होती है। क्रक्स देखना होता है कि पेशेंट बीमार कहाँ हुआ, ऑब्जर्वेशन देखना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, वहाँ भी एलोपेशिया एरिएटा का केस है, और वहाँ एज ज़्यादा है, 17 ईयर्स ओल्ड है लड़का, और वहाँ भी रेमेडी की फील्ड बिल्कुल भी जस्ट अपोजिट है। तो वहाँ भी बहुत मज़ा आएगा आपको केस देखने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।